इस वीडियो में हम क्लास 9th सोशल साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस को समझेंगे। आपके चैप्टर नंबर 1 में मानचित्र दिया गया है, तो हम चैप्टर नंबर 2 से आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चंस को समझेंगे। इस बार मैं क्वेश्चंस को लिख नहीं रही हूँ, आपको सीधे प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन में से ही क्वेश्चंस को समझाऊंगी, लेकिन इसमें आपके आंसर्स बहुत बड़े बड़े दिए थे, इसलिए मैंने इन आंसर्स को शॉर्ट करके समझाया है। तो आपको आंसर में जो जो पार्ट हाईलाइटेड दिखाई देगा, आपको केवल उतना ही याद करना है। शॉर्ट आंसर आपको आसानी से याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय मरुस्थल को समझाइए। तो आंसर है अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। देखिए भारतीय मरुस्थल क्या है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, जिसके कारण इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पतियां भी बहुत ही कम होती हैं और यहाँ की सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल के निर्माण के मुख्य कारणों को लिखिए कि भारतीय मरुस्थल का निर्माण आखिर क्यों होता है। तो देखिए भारतीय मरुस्थल का निर्माण वर्षा में कमी के कारण होता है। ठीक है, वर्षा के अभाव में प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता है और धरातल के ऊपरी परत का विखंडन शुरू होता है तथा धीरे धीरे अनाच्छादन संपूर्ण बालू के ढेर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए क्या कहा गया है कि भारतीय मरुस्थल का निर्माण वर्षा की कमी के कारण होता है। अब देखिए वर्षा नहीं होती है, जिसकी वजह से प्राकृतिक वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि धरातल का ऊपरी परत वो क्या होता है, विघटित होने लगता है, यानी वो धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में टूटने लगता है और यह धीरे धीरे टूटते टूटते बालू के ढेर में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से भारतीय मरुस्थल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय द्वीप समूह का सविस्तार वर्णन कीजिए। भारत के दो द्वीप समूह निम्नलिखित हैं, एक लक्षद्वीप समूह, दूसरा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह में क्या है, देखिए केरल के मालाबार तट के समीप लक्षद्वीप समूह स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल के मालाबार तट के समीप लक्षद्वीप समूह स्थित है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। सन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ठीक है, फिर इसका आगे है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल और बिखरे हुए हैं, यानी ये द्वीप समूह आकार में भी बड़े हैं और बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो प्रकार से बटे हैं, दो भागों में बटे हैं, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रवाल से आप क्या समझते हैं। प्रवाल के प्रकारों को लिखिए। तो प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाला सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले और गर्म जल में होता है। कहाँ होता है इनका विकास, गर्म जल में होता है। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। ये इनके प्रकार हैं। एक यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो देखिए तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागरों के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के तीन भाग हैं। फिर बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। तो तटीय मैदान क्या बता रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के किनारे पर कुछ पतले पतले तटीय पट्टियों का विस्तार है। ये विस्तार पश्चिम से अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। तो पश्चिम में पश्चिमी घाट है,
पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है। और बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान कैसा है? चौड़ा और समतल है। अगला क्वेश्चन है, खादर और बांगर में अंतर लिखिए। तो देखिए क्या है अंतर। पुराने जलोढ़ अवसादों के निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार को बांगर कहते हैं। बाढ़ का नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले भाग को खादर कहते हैं। दूसरा है इसका, ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। बांगर ऊंचाई पर बनते हैं इसलिए यहाँ पर बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, जबकि खादर संपूर्ण भूमि पर बाढ़ का ही प्रभाव रहता है। ये निचली जगहों पर बनते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ का जल भरा रहता है। तीसरा है इसका कि बांगर कम उपजाऊ होते हैं और खादर की उपजाऊ मिट्टी के मैदान होते हैं। चौथा है, इनका विस्तार पंजाब उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जबकि खादर का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। बांगर को पुरातन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जबकि खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो इनमें से आपको जो भी 3 अंतर याद हो आप वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके इस चैप्टर से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, तो आप 3 अंतर याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर की पर्वत श्रृंखला को कितने उपभागों में विभाजित किया गया है, वर्णन कीजिए। तो आंसर है, उत्तर की पर्वत श्रृंखला को प्रमुख 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला दक्कन का पठार, दूसरा मध्य उच्च भूभाग, तीसरा उत्तर पूर्वी पठार। आगे देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अगर आपने भारत का नक्शा देखा हो तो आप देखेंगे कि इसमें जो उत्तरी सीमा है वहां पर विस्तृत हिमालय पर्वत है। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। फिर आगे आपको लिखना है, हिमालय पर्वत तंत्र को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब महान हिमालय में आपको क्या लिखना है, महान हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा है इसका मध्य हिमालय, तो उसमें आपको लिखना है कि मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और शिवालिक में आपको लिखना है कि शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोआब से आप क्या समझते हैं, निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो देखिए, दोआब एक फारसी शब्द है जिसका मतलब पानी होता है। दोआब शब्द वस्तुतः 2 शब्दों दो और आब से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो और आब, तो यहाँ पर मतलब है 2 नदियों से मिलकर या नदियों के बीच का क्षेत्र। यह दोआब क्षेत्र इतने ज्यादा उपजाऊ भूमि के क्षेत्र होते हैं कि इस जमीन पर बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। दोआब क्षेत्र की भूमि जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, जिसके कारण उस क्षेत्र के आसपास बहुत सारी जनसंख्या भी निवास करती है। क्यों? क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से यहाँ बहुत ही एक समतल मैदान का निर्माण होता है। यहाँ पर जो भी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, वहां पर खेती भी अच्छी होगी, तो इसी वजह से वहां पर जनसंख्या भी आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है। अब इसके निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। देखिए, जब 2 नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी, गाद, यह सब किसी निश्चित जगह पर आकर निक्षेपित होने लगती है, मतलब जमा होने लगती है। जब 2 नदियां अपने साथ मिट्टी और गाद, कचरा वगैरह सब लेकर के आती हैं और वो किसी जगह पर आकर के धीरे धीरे जमा होने लगती है, तो वहां पर एक मैदान का निर्माण हो जाता है और इस समतल मैदान को ही दोआब कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए गंगा यमुना का मैदान, सिंधु झेलम का मैदान, यहाँ की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ होती है और इसके आसपास नदियों के किनारे बहुत सारे लोग भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांगर और खादर से आप क्या समझते हैं। इसके पहले हमने इनमें अंतर पढ़ा था, अब हम यहाँ पर इनकी परिभाषा देख लेते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा
वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। अगला है खादर। बाढ़ वाले मैदान के नए और युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। ये उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। देखिए, अगर आपको इनकी परिभाषा यहाँ से याद ना हो तो आपने जो अंतर में याद किया है उसी अंतर को आप एक साथ लिख दीजिएगा, तो वो भी आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार का वर्णन कीजिए। तो देखिए, दक्कन का पठार भारत का विशालतम पठार है। यह पठार त्रिभुजाकार होता है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा, पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित की जाती है। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। 8 राज्यों में यह भारत के फैला हुआ है। इसे पुनः 3 पठारों में विभाजित किया गया है। पहला महाराष्ट्र का पठार, दूसरा आंध्र प्रदेश का पठार, तीसरा कर्नाटक का पठार। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, भावर प्रदेश से क्या तात्पर्य है? इसकी विशेषताएं लिखिए। तो भावर निम्न हिमालय तथा शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिणी ओर बसा एक क्षेत्र है जहां पर जलोढ़ ग्रेड हिंद गंगा क्षेत्र के मैदानों में विलीन हो जाती है। ये क्या है? ये निम्न हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिणी ओर में बसा हुआ एक क्षेत्र है। आगे लिखना है, यह क्षेत्र शिवालिक की तलहटी से सटा हुआ है। तलहटी मतलब बिल्कुल पर्वत जहां से स्टार्ट होता है, नीचे वाला हिस्सा उसका। शिवालिक पर्वतमाला के 8 से 16 किलोमीटर के संकीर्ण पट्टी में जब पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थरों को लाकर एक संकीर्ण पट्टी में जमा कर देती हैं तो उसे भावर कहते हैं। क्या होता है, ऊंचे ऊंचे पर्वत से जब नदियां बह के आई तो वो बहुत सारी कंकड़ पत्थर ये सब लेके आती हैं। तो जब वो 8 से 16 किलोमीटर की एक सकड़ी पट्टी के रूप में वहां पर इन सबको जमा कर देती हैं तो उसको बोलते हैं भावर। अब भावर की विशेषताएं क्या क्या हैं देख लीजिए। भावर की विशेषताएं हैं, भावर क्षेत्र में नदियों का ठहराव नहीं होता है। दूसरा, पहाड़ों से उतरकर नदियां एक सकरी पेटी में कंकड़ और बजरी जमा करती हैं। तीसरा, यह शिवालिक पर्वतमाला के समांतर स्थित है। मैं अभी आपको आंसर में जितना भी समझा रही हूँ वो केवल हाईलाइटेड पार्ट है, तो आप केवल हाईलाइटेड पार्ट को ही देखिएगा, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? सचित्र वर्णन कीजिए। तो भारत को निम्नलिखित 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब इसमें आपको थोड़ा थोड़ा लिखना भी होगा, तो देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से एक पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। फिर है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था। फिर आपको एक लिखना है इसमें द्वीप समूह। तो देखिए, केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप समूह स्थित है। द्वीपों का यह समूह प्रवाल द्वीपों से बना है। सन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इतना आप इसमें लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखिए। तो देखिए, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर, इसमें मैंने कुछ भी भाग हाईलाइटेड नहीं किया है, आपको ये ऐसे ही याद करना होगा। समझ लीजिए, पूर्वी तटीय मैदान भारत के पूर्वी तट के साथ स्थित है और इसे बंगाल की खाड़ी के द्वारा धोया जाता है। ये कहाँ पर स्थित होगा? ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और बंगाल की खाड़ी के द्वारा इसे धोया जाता है। पश्चिमी तट मैदान क्या होगा? पश्चिमी तट मैदान भारत के पश्चिम पर स्थित होगा और इसे पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। तो पश्चिम में ये अरब सागर द्वारा धोया जाता है। फिर अगला है, ये मैदान विस्तृत और चौड़ा और समतल है। जो पूर्वी तटीय मैदान है
वो विस्तृत यानी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, चौड़ा है और समतल भी है। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण मैदान है, यानी एक सकरा मैदान है जो पहाड़ की लकीरों से घिरा हुआ है। तीसरा, इसमें पूर्वी तटीय मैदानों पर बड़ी नदियां विस्तृत डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, और पश्चिमी तटीय मैदानों पर कोई भी डेल्टा नहीं बनाती हैं। यहाँ पर नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदानों पर नदियां डेल्टा बनाती हैं। फिर अगला है इसका, भावर और तराई प्रदेश का वर्णन कीजिए। तो भावर, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़े पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। तराई क्या है? भावर पट्टी के दक्षिण में नदियां निकल आती हैं, नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। इस तरह से आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरीके से हाईलाइटेड करते हुए मैंने जो समझाया है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।